कक्षा 12 हेतु हिंदी साहित्य शिक्षण की इस कड़ी में मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ अंतरा पुस्तक के गद्य भाग का पाठ 3। पाठ 3 है कच्चा चिट्ठा। यह आत्मकथा का एक अंश है जिसके लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास। ब्रजमोहन व्यास का परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ब्रजमोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। सन 1944 से 1951 के लीडर नामक समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां हैं जानकी हरण, जो कि कुमारदास कृत रचना का अनुवाद है। पंडित बालकृष्ण भट्ट एक जीवनी है। महामना मदन मोहन मालवीय, यह भी जीवनी है। और मेरा कच्चा चिट्ठा, यह उनकी आत्मकथा है जिसका अंश हम आज यहाँ पढ़ेंगे। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास जी का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। अब आत्मकथांश कच्चा चिट्ठा लेखक की भाषा शैली में आपके समक्ष प्रस्तुत है। सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहाँ का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोवा हो आऊँ। 2.5 मील तो है ही। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। उस इक्के को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया। कील कांटे से दुरस्त था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हज़ारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। यह भी किंवदंती है। किंवदंती कहते हैं लोक के कथन को। इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड यानी नाखून रखे गए थे। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अब शेष नहीं रह गए, परंतु वहाँ एक पहाड़ी अवश्य है। निवेशः शैलानाम तद्दिदमिति बुद्धिम दृढ़यति, ये भवभूति ने कहा है। इसका अर्थ यह है कि पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे का अर्थ है खाली हाथ। लेखक बताना चाहते हैं कि वे कहीं भी जाते थे तो पुरातत्व संबंधी कोई न कोई वस्तु अवश्य लेकर आते थे। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज़ तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिल गए। मृण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति दिखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब आप ही बताइए मैं करता ही क्या। यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए
तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। यहाँ हास्य का पुट दिया है लेखक ने कि अगर किसी भूखी बिल्ली के सामने कोई चूहा आ जाए तो वह उसको खाने के लिए ललचाएगी ही। तो वैसे ही एक प्राचीन चतुर्मुख शिवजी की मूर्ति देखकर लेखक ललचा उठे, क्योंकि उन्हें शौक था प्राचीन वस्तुओं को एकत्रित करने का। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया, तांगे पर। इक्का अर्थात तांगा। 20 सेर वजन में रही होगी। न कुकुर भूका न पहरू जागा। मुहावरों का खूब अच्छा खासा प्रयोग किया है लेखक ने। न कुकुर भूका न पहरू जागा अर्थात कोई भी देखने वाला नहीं था। मूर्ति अच्छी थी। पसोवे से थोड़ी सी चीज़ों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। उसे लाकर नगर पालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहां से अंतर्धान अर्थात गायब हो गए। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर होता था। और कैसे न हो, अपना सोना खोटा तो पर खवैया का कौन दोष। अर्थात यहाँ भी मुहावरे का प्रयोग किया है लेखक ने कि वो ये बताना चाहते हैं कि गांव वालों को पहले से ही ये पता रहता है कि प्राचीन वस्तुओं के शौकीन केवल एकमात्र ब्रजमोहन व्यास जी हैं, तो मूर्ति उन्होंने ही ली होगी। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95% उनका संदेह सही निकलता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। चपरासी ने आकर इत्तिला अर्थात सूचना की कि पसोवे के निकटस्थ एक गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात जिस व्यक्ति ने भूल की है उसको एहसास हो जाता है। मेरा माथा ठनका अर्थात शक हो गया। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया। उसमें बुढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी थे। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के भी कुछ लोग साथ में चले आए हों। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज, जब से शंकर भगवान हम लोगन का छोड़ के हियाँ चले आए, गांव भर पानी न पीहिस और तब तक न पी जब तक भगवान गांव न चली हैं। अब हम लोगन का प्राण आप के हाथ में है। आप हुक्म देओ तो हम भगवान को लेवाए जाए। गांव वालों ने अपनी भाषा में कहा कि जब से शंकर भगवान की मूर्ति को आप यहाँ ले आए हैं, तब से गांव भर ने पानी तक नहीं पिया है, और तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक वे अपने भगवान को नहीं ले जाते। तो अब प्राण जो है वो लेखक के हाथ में हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी न लाता। मैंने तुरंत कह दिया, आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं शेड पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तुड़वाया। दूर से दफ्तर वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्करा रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों को साथ लेकर लारी के अड्डे पर पहुंचा। लारी के अर्थात बस के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गांव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था। वह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष मैं फिर कौशाम्बी गया और गांव-गांव नाले खोले घूमता फिरता झक मारता रहा अर्थात व्यर्थ ही भटकता रहा। भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता? अगर बीच बीच में छठे छमा से कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण न मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता। बराबर यही सोचता कि ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाएं। लेखक के लिए तो नारायण प्राचीन कोई वस्तु मिल जाए पुरातत्व महत्व की, वही नारायण था। और यही एक दिन हुआ। खेतों की डांड यानी खेतों के किनारे किनारे जा रहा था कि एक खेत की मेड़ पर
बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी। सिवाय सिर के पद स्थल तक वह संपूर्ण थी, अर्थात सिर नहीं था उस मूर्ति के। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा, वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी, यानी खेत में जुतवा रही थी खेत को, तमक कर आई और कहने लगी, बड़े चले हैं मूरत उठावें, ई हमार है, हम ना देबे। 2 दिन हमार हर रुका रहा, तब हम इनका निकलवावा है। यानी 2 दिन तक हमारा हल रुका रहा, तब इसको हमने खेत में से निकलवाया है। ई नुकसान कौन भरी, अर्थात ये नुकसान कौन भरेगा। मैं समझ गया, चतुराई थी बुढ़िया की, वह कुछ लेना चाहती थी। बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं। संस्कृत साहित्य का वचन याद आया, उद्वेजयति दरिद्रम पर मुद्राया झणत्कारम। इसका अर्थ यह है कि दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है। उसी का आश्रय लिया। मैंने अपने जेब में पड़े रुपयों को ठनठनाया। मैं ऐसी जगहों पर नोट वोट लेकर नहीं जाता, केवल ठनठनाता। यहाँ भी चतुराई है, लेखक ने हास्य का पुट देते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के सामने वे सिक्के बजा देते थे, जिससे कि अंदर मनुष्य के अंदर जो लालच विद्यमान रहता है वह जाग जाए। उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा, ठीक है तो कहत हो बुढ़िया, ई 2 रुपया लेओ, तुम्हार नुकसानो पूर हो जाई। ई हियाँ पड़े अंड से करी हैं, न डेहरी लायक न बंडेरी लायक। लेखक की बात समझ में आ गई बुढ़िया के कि भाई ये तो यहाँ पड़े हैं, ये मूर्ति यहाँ पड़ी है, यहाँ क्या कर रही है, तुम तो रुपए ले लो, तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, भैया हम मने नहीं करित, तुम ले जाओ। आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगर पालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखलाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीज़ें खरीदता फिरता है। मैं पहले कैसे समझ पाता। काकह कृष्ण है पिकह कृष्ण है, को भेद पिकह काकयो, प्राप्ते वसंत समये काकह काकह पिकह पिकह। कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है, परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला, बहुत कीमती संग्रह। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है, रुपयों में बतावें तो समझ में आवे। हंसकर बोला, रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास है ही नहीं, तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा, आप उस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपये में बेचेंगे? इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियां मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था। अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत में, अर्थात अपनी मर्जी से, अपने ही लहजे में कह दिया, यह एक ही रही। फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है, अर्थात गौरव बढ़ा रही है, मस्तक ऊंचा कर रही है। पाठक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था। सुरखाब का पर अर्थात ऐसी क्या विशेषता थी कि जो 2 रुपये में मिली और 10,000 रुपये उस पर न्यौछावर कर फेंके जा रहे हैं। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी, ऐसा लेख उस मूर्ति के पद स्थल पर उत्कीर्ण है। पद स्थल पाँव पे, मूर्ति के पाँव पर उत्कीर्ण है, अर्थात खुदा हुआ है।
इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया। शेर का मारना अर्थात ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेखक की बड़ी उपलब्धि थी, जिससे उनका दिल दूना हो गया, अर्थात उनकी हिम्मत बढ़ गई और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया। मुंह में खून लगने का अर्थ है चस्का लग गया। इस पूरी आत्मकथांश में स्थान स्थान पर मुहावरों का, लोकोक्तियों का बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया है। शेर तो रोज़ मिलता नहीं, पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। शेर की केवल आशा मात्र रहती है, परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है, यानी इसी से वह ओतप्रोत रहता है। आशा बनी रहती है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है कि कभी तो उसे शेर का शिकार करने को मिलेगा। तो इसी प्रकार लेखक भी जगह जगह घूमते रहते थे कि कभी तो उन्हें कोई अच्छे पुरातत्व महत्व की वस्तु मिलेगी। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे, मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति के तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे। हाकिम अफसर, रौब था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। वहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमथ का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। गांव के एक ज़मींदार गुलजार मियाँ ने, जिनका गांव में दबदबा था, ऐतराज़ किया। गुलजार मियाँ हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैंने उनके भाई दिलदार मियाँ को म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांवों से पाषाण मूर्तियाँ, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। मजूमदार साहब ने जब उसे ज़बरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए। फौजदारी अर्थात पुलिस केस, कोर्ट केस करने पर आमादा हो गए, तैयार हो गए। बोले, यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपये का बिक चुका है। अगर बिना व्यास जी के पूछे इसे कोई उठावेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की, पर किसी की कुछ नहीं चली। गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इस सब की रिपोर्ट नॉन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख भेजी। नॉन मिर्च लगाकर, नमक मिर्च लगाना अर्थात, और बढ़ा चढ़ा करके शिकायत दिल्ली लिख भेजी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था उसने करवट ली। यानी दीक्षित साहब को जो चिट्ठी लिखी गई, दीक्षित साहब थे तो अच्छे सज्जन प्रकृति के, पर अंदर तो अफसर छुपा था, तो उस अफसर ने कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही थी। एक दिन दीक्षित साहब का अर्ध सरकारी पत्र मुझे मिला, जिसका आशय यह था कि कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण ज़मींदार गुलजार मियाँ भद्रमथ के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है। खैर, यहाँ तक तो खून का घूंट किसी तरह पिया जा सकता था, पर इसके आगे उन्होंने लिखा, यदि यही आपका रवैया रहा तो यह विभाग आपके कामों में वह सहानुभूति न रखेगा जो उसने अब तक बराबर रखी है। एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। बदन में आग लगी अर्थात क्रोध आ गया। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर किसी की भी अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है, अर्थात जो बात गुस्से में कही जाती है या गलत तरीके से तो क्रोध आ जाता है। वरुणास्त्र से पानी पानी हो जाता हूँ। वरुणास्त्र का अर्थ है विनम्रता। विनम्रता से लेखक ब्रजमोहन व्यास कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी शर्मिंदा भी हो जाता हूँ, लेकिन किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया, जो थोड़े में इस प्रकार था, मैं आपके पत्र और उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। प्रतिवाद करता हूँ अर्थात विरोध करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत असत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या न रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी।
प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्र मत के शिलालेख को 25 रुपये का खरीदा है, पर आपके विभाग से, विशेषकर आपके होते हुए, झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपये देकर ले लें, मैं गुलजार को लिख दूंगा। इसके उत्तर में एक विनम्र पत्र आया जिसमें उन्होंने अपने पूर्व पत्र के लिए खेद प्रकट किया। विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गए, बात खत्म हो गई। इन पंक्तियों में लेखक ने अपने स्वभाव का वर्णन किया है, अपने स्वभाव का संकेत दिया है कि किस तरह का उनका स्वभाव था। बाद में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपये लेकर उसने शिलालेख दे दिया। प्रयाग संग्रहालय में और भी भद्र मत के शिलालेख थे, कोई क्षति नहीं हुई, यानी नुकसान नहीं हुआ, और शिलालेख थे उनके पास ब्रजमोहन व्यास जी के संग्रहालय में। गरीब ज़मींदार को 25 रुपये मिल गए। उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गांव में भद्र मत का शिलालेख हो सकता है वहाँ संभव है और भी शिलालेख हों। अतः मैं हजियापुर, जो कौशाम्बी से केवल 4-5 मील था, गया और मैंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके भाई को, जो म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था, साथ ले लिया। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहायत पुख्ता यानी मजबूत सजीला कुआं था, सुंदर कुआं था। एक चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंबे थे जिनमें एक से दूसरे तक 8 पहल पत्थर की बंडेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी। सहसा मेरी दृष्टि एक बंडेर पर गई। मुंडेर कुएं की जो पत्थर लगा हुआ होता है कुएं पर, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख था। ब्राह्मी एक लिपि होती है जो प्राचीन काल में कई प्रकार की लिपियां प्रचलित थी लेखन की, उसमें ब्राह्मी लिपि थी। उसमें एक लेख था। मेरी तबीयत फड़क उठी। तबीयत फड़कना अर्थात प्रसन्न हो गई, उत्साह से भर गए, तबीयत प्रसन्न हो गई। परंतु सजीले खंभों से खोदकर निकलवाने में हिचक हुई। गुलजार मियाँ मुझे असमंजस में देख तुरंत बोल उठे, सरकार अबहिन खोदवाए देहित है, सब आप एक तो हैं, सब आपका ही तो है। हम सबन की देह आपकी पाली है, ई खम्मन की कऊत कौन बिसात है, यानी इनकी क्या औकात है। ऐसा इनका प्रभाव था वहाँ गांव के लोगों पर, तो उन्होंने तुरंत उसे निकलवाकर हमें दे दिया। भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। सन संवत मुझे याद नहीं, बहुत दिन की बात हुई। उस साल ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन मैसूर में था। मेरे अभिन्न मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। एक तो उनका साथ रुचिकर, दूसरे इसके पहले दक्षिण में मैं कभी गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। यह भी सुन रखा था कि ताम्र मूर्तियों और ताल पत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है। दक्षिण में तांबे पर बनी हुई मूर्तियाँ और ताल पत्र पर, जो एक वृक्ष का एक प्रकार का बड़ा पत्र हुआ करता था, पत्ता हुआ करता था, उस पर प्राचीन काल में पोथियाँ लिखी जाती थी, वह वहाँ पर बहुत बहुतायत से पाई जाती हैं। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था। उपर्युक्त तीनों कारणों से प्रत्येक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए पर्याप्त थे। प्रलुब्ध मतलब लोभित करने के लिए, लोभ जगाने के लिए पर्याप्त थे, पर तीनों के सामूहिक आकर्षण ने मुझे मैसूर की ओर बरबस खींच लिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहाँ, मैंने अपना काम आरंभ कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। इन 2 दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला, यानी चारों ओर घूम लिए। दर दर भिखारी की तरह झक मारता रहा, यानी दरवाजे दरवाजे पर वे भटकते रहे, ढूंढते रहे। यद्यपि जेब में पैसा था तथापि हृदय तो भिखारी का था। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। लोगों से पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गया। 8-10 चित्र खरीदे भी सस्ते दामों में, पर ताल पत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए, पसीने छूट गए, यानी बहुत घबरा गए। किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपये से कम विक्रेताओं ने नहीं बताया। ये मेरे बस की न थी और मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता था, इसलिए मन सिकोड़ लेना पड़ा, मन मार लेना पड़ा। संध्या समय मुख्य बाजार घूमने गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता यह थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बड़ी संख्या में थे। काला बदन, उस पर शुभ्र यज्ञोपवीत, शुभ्र यानी सफ़ेद यज्ञोपवीत, मोटी तोंद, तहमद बांधे, सिर से टोपी और पैर से जूता नदारत। ऐसे ही वहाँ के लोग थे दक्षिण के। साधारण स्निग्ध बातचीत करने में इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड़ रहे हों। यह दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। ऐसी विशेषता थी दक्षिण के लोगों की
बातचीत करने में, सामान्य बातचीत करने में भी ऐसा लगता था कि मानो वे लड़ाई कर रहे हों। उनकी आवाज़ बड़ी ऊंची हुआ करती थी। वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाईकोर्ट के वकील हैं, उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह है। संध्या समय उनके यहाँ गया। श्रीनिवास जी भले लोग थे, यद्यपि इन चीज़ों का व्यापार भी करते थे। भलमन साहत और इन चीज़ों का व्यापार परस्पर विरोधी है। यानी इन चीज़ों का व्यापार करने वाले व्यक्ति में थोड़ी भलाई की भावना अधिक हो, स्वभाव अच्छा हो, तो ये आपस में विरोधाभास है। मैं 1 रुपये में 3 अठन्नी भुनाना चाहता हूँ। व्यापारी अपने 1 रुपये का मूल्य 3 रुपया रखता है। श्रीनिवास जी भले मानस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपये की पीतल और कांसे की मूर्तियाँ ली। कांसा एक धातु होता है। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे। नटराज होती है शिव जी की नाचती हुई प्रतिमा, पर उनके दाम 20-20, 25-25 हज़ार रुपये थे। मैंने सरसरी तौर पर उन्हें देख भर लिया। इतनी उनकी हैसियत नहीं थी कि 4-5-25 हज़ार रुपये खर्च करके नटराज की मूर्ति खरीदते, इसलिए सिर्फ देख ही लिया। मैं संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं। अब ये उन्होंने अपने स्वभाव की विशेषता बताई है ब्रजमोहन व्यास जी ने कि संग्रह करने का मुझे शौक़ था पुरातत्व की वस्तुएं, पर आशिक नहीं, मैं इतना प्रेमी नहीं था उनका। यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। वे संग्रहकर्ता भी हैं और आशिक भी। संग्रह कर लेने और उसे हरम वैसे तो हरम कहते हैं कि जहाँ रनिवास में बादशाहों की जो बेगमें रहती थी उसे हरम कहा जाता था, लेकिन यहाँ हरम कहा है उन्होंने अपने प्रयाग संग्रहालय को। प्रयाग संग्रहालय के लिए हरम शब्द का प्रयोग किया है। उसमें डाल लेने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीज़ों को बार बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यदि संग्रहकर्ता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। यानी ब्रजमोहन व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि मैं चीज़ों को संग्रह करके और उसे संग्रहालय में रख कर अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ लेता हूँ, लेकिन यदि कोई संग्रहकर्ता उन चीज़ों से अत्यधिक लगाव रखता है तो फिर वह उसके मोह में पड़ जाता है। अपराह्न में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू ही किया था कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया और गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का कोई समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 ठनठनाते रुपए लेकर उसे दिखाए। उसने रुपया लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया। जब गाड़ी ने तेज़ी पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी, यहाँ होती तो 5-5 रुपये प्रत्येक तस्वीर के अवश्य देता। सौदा अच्छा रहा। आज के दिन वे 25-25 रुपये से कम की ना मिलेंगी। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात न थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक का न मिलना अभी तक कसक रहा था। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से शेर भर अन्न भी न मिलेगा, जब प्रतिदिन वहाँ की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वरम पहुँचने पर पंडे पीछे लगे। तीर्थ स्थान जो था, पंडों के देखते ही मेरे हथकंडे ने करवट बदली। मैंने झट ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया। यहाँ अपनी चतुराई व अपने व्यवहार कुशलता का परिचय दे रहे हैं ब्रजमोहन व्यास जी कि मैंने वहाँ रामेश्वरम में पंडों के सामने झट ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे अधिक तालपत्रों पर लिखी पुस्तकें भेंट करे वही हम लोगों का पंडा और हमारे वंश का पंडा। इसके पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सकें, एक लड़कौंधा पंडा यानी छोटी उम्र का पंडा दौड़कर गया और उसने एक छोटा गट्ठर तालपत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही राजा साहब के और हमारे आज से पंडा हुए, और उसकी बही पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। चलते समय दोनों ने ही अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दक्षिणा दी। मेरी दक्षिणा से उनका क्या बनता, परंतु राजा साहब की दक्षिणा से पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा। दक्षिण के और दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लौट आए। तालपत्र की फांस मन से निकल गई। तालपत्र भी जुटा ही लिए। लेखक ने किसी न किसी प्रकार से अपनी व्यवहार कुशलता से उस पंडे से तालपत्र पर लिखी हुई पुस्तकें भी वे ले आए। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई। इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई कि धरते उठाते नहीं बनता था। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मृण मूर्तियाँ,
कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरें इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संरक्षण कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि म्यूनिसिपैलिटी में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात ठीक ही थी, पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, चीज़ों का विस्तार। संग्रहालय के पृथक विशाल भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया, परंतु उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। यह म्याऊं का ठौर था। सहसा एक बात सूझ गई, इस हथकंडे की दाद चाहूँगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट में एक धारा है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना यानी मुआवजा लेकर समझौता कर ले। दूसरे, नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्यूनिसिपैलिटी ही नियमित शुल्क भी लेती थी। म्यूनिसिपैलिटी अर्थात नगर पालिका। इन दोनों मदों में 20,000 रुपया साल आय होती थी। हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से यह स्वीकृति ली कि इस आय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपए एकत्र हो गए। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटय सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। डॉक्टर पन्नालाल ICS, जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे, के सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया। अब केवल शिलान्यास और भवन निर्माण की देर रह गई। मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास कराऊंगा। उनकी मेरी आपसदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ मौके की ताक में था। मौके की ताक में अर्थात अवसर की तलाश में। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल जी ने कहा, व्यास, तुम्हारे म्यूज़ियम की इमारत न बनेगी? पर मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरा अहद है अर्थात मेरा प्रण है कि जब तक आप उसका शिलान्यास न करेंगे मैं उसे अपनी ज़िंदगी में बनने न दूंगा। पर मैं आपसे कैसे कहूँ, क्या सिवाय शिलान्यास करने के आपको और कोई काम नहीं है? जवाहरलाल जी तुरंत बोल उठे, यह सब फिजूल बात है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो शिला रख दूंगा। अब ज़्यादा देर मत करो। बात खत्म हो गई। उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात पर मुस्कुरा रहे थे। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते वा प्रार्थिता न वा श्रियम श्रिया दुरापह कथमिपीप्स्तो भवेत। ये भवभूति ने कहा है, जिसका अर्थ है कि लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है। 2 ही 3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर हुआ कि न भूतो न भविष्यति, अर्थात न पहले कभी हुआ न भविष्य में कभी होगा। परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन न करूँगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की परिधि से बाहर है। पंडित जवाहरलाल जी ने बम्बई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता को लिखकर उनसे नए भवन का नक्शा बनवा लिया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है कि जनता के जिस हर्जाने के रुपए से इस भवन का निर्माण हुआ उसे मैंने पाई ब्याज सहित लौटा दिया। संग्रहित चीज़ें 15 लाख से कम की नहीं हैं। उन्हें प्रजानामेव भूत्यर्थम लौटा दिया, अर्थात प्रजा के लिए ही लौटा दिया। एक बात और, इसके पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला है। और फिर सिवाय मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने पापों का, यदि आप उन्हें पाप समझें, मैं नहीं समझता। प्रायश्चित तो मैंने लिखकर कर लिया, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतज्ञता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। यह संग्रहालय 4 महानुभावों के सहाय यानी सहायता और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ तत्कालीन चेयरमैन, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू देव नागोद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह, जिनके भरहुत और भुमरा संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है,
और मेरा स्वामी भक्त अर्दली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ। ठाकुर ने ठीक ही कहा है। ठाकुर एक कवि हैं जिनके कविता का उदाहरण देकर ब्रजमोहन व्यास जी कहते हैं कि सामिल में पीर में शरीर में न राखे भेद, हिम्मत कपाट को उघारे तो उघरी जाए, ऐसी ठान ठाने तो बिनाहू जंत्र मंत्र किए, सांप के जहर को उतारे तो उतरी जाए। अर्थात यदि हिम्मत हो व्यक्ति में और ठान ले व्यक्ति तो बिना यंत्र मंत्र किए भी सांप का जहर भी उतारा जा सकता है। ठाकुर कहत कुछ कठिन न जानो आज, हिम्मत किए तो कहो कहा न सुधरी जाए। हिम्मत यदि व्यक्ति कर ले तो क्या सुधर नहीं सकता है। चारी जने चारी हु दिशाते चारों कौन गही, मेरू को हिलाए के उखारे तो उखरी जाए। चार जने चारों दिशा में अगर प्रयास करें तो यदि मेरू को, पहाड़ को भी हिला लें और उसको उखाड़ें तो उसको भी उखाड़ा जा सकता है, पहाड़ को भी उखाड़ा जा सकता है हिम्मत के द्वारा। तो इस ठाकुर के पद के उदाहरण देकर ब्रजमोहन व्यास जी कहना चाहते हैं कि उन्होंने भी अपने साहस और हिम्मत और सब लोगों के सहयोग से अपने इस संग्रहालय का सपना साकार कर दिया। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करवा दिया। उसके संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए, संरक्षण यानी उसकी रक्षा के लिए, परिवर्धन उसके विकास के लिए एक सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया और फिर मैंने संन्यास ले लिया। अब ये पुत्र जो था उनका, ये संग्रहालय को ही उन्होंने पुत्र कहा है। तो ये था पाठ का, कच्चा चिट्ठा पाठ का पूरा वाचन, जिसमें लेखक ब्रजमोहन व्यास के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय उन्हीं की भाषा में हमें मिला। पुरातत्व प्रेमी ब्रजमोहन व्यास जी ने अथक परिश्रम से प्राचीन मूर्तियाँ, हस्तलिखित ग्रंथ और ऐतिहासिक धरोहरों को संग्रहित किया और इलाहाबाद में विशाल संग्रहालय स्थापित किया। इस प्रक्रिया में उनके सामने कितनी व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं आई, जिनका हल उन्होंने बड़ी सूझबूझ से निकाला। इस सब का वर्णन हमें इस आत्मकथांश में अत्यंत रोचक भाषा और सरल शैली में कहावतों और लोकोक्तियों के माध्यम से मिला। कहावतों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने इसकी विशेषताओं को और अधिक बढ़ा दिया। एक महान व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर करने वाला यह आत्मकथांश हम सबके लिए बहुत संदेशप्रद तथा प्रेरणा स्रोत भी है। धन्यवाद।